हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8 के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 3 को पढ़ेंगे। इसके अध्याय 7 में है सामाजिक समस्याएं। तो सामाजिक समस्याओं में हमने बाल विवाह के बारे में पढ़ा था और उससे होने वाली समस्याओं के बारे में और उससे जुड़े जो अधिनियम है 2006 उसके प्रावधानों को जाना था। साथ ही हमने नशाखोरी के बारे में और नशाखोरी के कारणों और दुष्प्रभाव के बारे में जाना था। तो आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नशाखोरी से बचाव के उपाय को जानते हैं। नशाखोरी के आदी हो चुके किशोरों को अपनी समस्या को माता पिता या शिक्षकों से साझा करना चाहिए। तो बहुत समय जो बच्चे होते हैं बहुत सी कम उम्र में नशा के शिकार हो जाते हैं और उसके चंगुल में इतना फंस जाते हैं कि उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि वो चाहें तो अपने नशा की जो आदत है उसको छुटकारा पाने के लिए अपने माता पिता या शिक्षकों की मदद ले सकते हैं। वे उनको उस नशे की जो चंगुल है उससे बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। नकारात्मकता से बचना, तो नकारात्मकता से हमें बचना चाहिए। कभी कभी हम नशा के ये में क्या करते हैं, अपने को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर कोई गलत काम में जुड़ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक से भी सलाह लेनी चाहिए। तो आप यदि आपको आवश्यकता पड़े कि आपकी शरीर बहुत ज़्यादा नशा के कारण दुर्बल हो जा रहा है, शारीरिक क्षमता मानसिक जो संतुलन है वो खो दिया है, तो वैसी स्थिति में आप डॉक्टर की भी सलाह ले सकते हैं। नशा मुक्त केंद्र से भी परामर्श अवश्य ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केंद्र हैं जिसमें लोगों को नशा से मुक्ति दिलाने के लिए खोला गया है। तो वैसे केंद्रों में भी आप सहायता ले सकते हैं। वे लोग लोगों को नशा छुड़ाने में मदद करते हैं। नशाखोरी की ओर प्रेरित करने वाले सदस्य या मित्रों से दोस्ती से परहेज करना चाहिए। तो आप समझदार हैं, क्योंकि थोड़े एकदम छोटे बच्चे तो नशा के आदी नहीं होते, थोड़े बड़े होने पे होते हैं। तब तक हमारा दिमाग काफी विकसित हो जाता है, तो हम अच्छे बुरे में फर्क भी कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में जो आपको नशा के लिए प्रेरित करे, चाहे आपका दोस्त हो या फिर आपका परिजन हो, तो ये समझ लें कि वैसे लोग जो आपको नशा के लिए प्रेरित कर रहे हैं वो आपका भला नहीं चाहते हैं, और वैसी स्थिति में वैसे लोगों से आपको दूरी ले लेना चाहिए। अब है मानव तस्करी या बाल तस्करी। तो इसके पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी कहानी देख लेते हैं, जो कहानी है गीता की। गीता और मनीषा 7वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। दोनों क्लास 7 में पढ़ते हैं, गीता और मनीषा। गीता के 2 छोटे भाई हैं। मनीषा ने देखा कि गीता कुछ दिनों से परेशान है। उसने पूछने पर गीता ने बतलाया कि उसके घर की हालत ठीक नहीं है, क्योंकि खेती से घर का गुजारा नहीं चलता है और उसकी वजह से घर में अक्सर तनाव का माहौल रहता है। गीता ने यह भी बतलाया कि उसके मुंह बोले चाचा बिप्ता उनके पिताजी को अक्सर कहते हैं कि वह गीता को शहर में अच्छी नौकरी दिलवा देंगे, जिससे घर की समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन गीता के पिताजी उसे शहर भेजने से डरते हैं, क्योंकि कुछ वर्ष पहले उसके गांव की 2 लड़कियां इसी तरह शहर गई थी, पर उसका आज तक कोई अता पता नहीं चला। तो एक दिन गीता अपनी माँ को यह समझा रही थी कि बिप्ता चाचा ने उसे शहर में अच्छी नौकरी दिलाने का वादा किया है। वह यह भी कह रहे थे कि शहर में उसे रहने खाने पीने घूमने पहनने के अलावा पढ़ाई लिखाई की पूरी सुविधा मिलेगी। चाचा ने यह भी कहा कि यदि उसे नौकरी पसंद न आए तो वे उसे वापस गांव ले जाएंगे। अतः वह बिप्ता चाचा के साथ शहर जाना चाहती है। तो इस तरह की घटना आपके आसपास भी आपको सुनने को मिल सकता है कि कोई गरीब परिवार में कोई लड़की है या फिर लड़का है, उसको कहा जाता है कि तुमको शहर में अच्छी नौकरी मिल जाएगी और तुम चलो मेरे साथ, तुमको वहाँ सारी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन बहुत समय ऐसी भी घटनाएं गीता ने बताया कि उनके गांव की 2 लड़की शहर काम करने गई
और वहां से वो लापता हो गई। अब उसका कोई अता पता नहीं है, इसीलिए उसके पिता उसको शहर भेजने से डरते हैं। तो ऐसी घटनाएं होती भी है। विपदा चाचा की बातों पर भरोसा कर एवं घर की आर्थिक तंगी के कारण उसकी माँ ने उसे भेजने के लिए पिता को मना लिया। गीता के शहर जाने के लगभग 3 महीने तक विपदा ने गीता के माता पिता से उसकी बात कराता रहा। तो जो विपदा था, जब गीता चली गई शहर, फिर भी वो 3 महीने तक उससे बात कराते रहे और पैसा भी भेजता रहा। पर पिछले 6 महीने से ना तो कोई फोन आया और ना ही पैसे। विपदा का भी कोई अता पता नहीं और गीता भी कहाँ है यह किसी को पता नहीं है। तो ऐसी घटना आप आसपास हो सकता है सुने होंगे कि कोई काम करने गया है और उसका कोई अता पता नहीं है। तो जो गीता की कहानी है वो मानव तस्करी की घटना है। मानव तस्करी मानवता के विरुद्ध किया गया एक अपराध है, एक तरह का अपराध है। इसमें क्या किया जाता है, किसी को इस तरह से काम के बहाने ले जाकर उसको बेच दिया जाता है। यह विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाने वाला मनुष्यों का व्यापार है, जिसमें मुख्य रूप से गुलामी, मानव अंगों का व्यापार, देह व्यापार या फिर बाल श्रम आदि गैर कानूनी गतिविधियां शामिल हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं मानव तस्करी के। कभी कभी क्या किया जाता है, काम कराने के लिए ले जाया जाता है या फिर किसी का ऑपरेशन करके उसके शरीर के जो भाग हैं जैसे किडनी वगैरह निकाल लिया जाता है, या फिर आंखें, बहुत सा शरीर का अलग अलग भाग निकाल लिया जाता है। जिसको आवश्यकता होता है उसे बेच दिया जाता है, या फिर देह व्यापार के लिए, या फिर बाल श्रम, बच्चों से मजदूरी भी कराई जाती है। तो इस काम के लिए मानव का तस्करी होता है। तो वास्तव में मानव तस्करी एक संगठित अपराध है और जिसमें विभिन्न जगहों पर इसके वास्तव में मानव तस्करी एक संगठित अपराध है जिसमें विभिन्न जगहों पर इसके बहुत सारे लोग क्या है, सक्रिय हैं। जैसे विपदा चाचा है, उस तरह के बहुत सारे लोग आपके आसपास भी घूमते होंगे। तो इस तरह के अपराध में ज्यादातर बच्चों और औरतों की खरीद बिक्री होती है और इसमें ज्यादातर गरीब परिवारों के बच्चों व औरतों को मानवता के अपराधी अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और काम का जब लोभ दिया जाता है तो वे उसमें फंस जाते हैं। तो अत्यंत गरीब व पिछड़े इलाके में विपदा चाचा जैसे दलाल सक्रिय रहते हैं और उनकी गरीबी का फायदा उठाकर या प्रलोभन देकर मानव तस्करी में संलग्न रहते हैं। तो ये लोग लोभ देते हैं नौकरी का, पैसे का, और लोग उसकी चंगुल में फंस जाते हैं, गीता जैसे फंस गई है। तो ऐसी यदि स्थिति कभी आप अपने आसपास देखते हैं तो उसके लिए आप सावधान रहिए और पुलिस की मदद लीजिए। मानव तस्करी एवं बाल तस्करी के तरीके। तो मानव तस्करी या फिर बच्चों को जो तस्करी किया जाता है तो उसके कुछ तरीके हैं, जैसे प्रलोभन देकर, जैसे गीता को नौकरी का प्रलोभन दिया गया, धमकी देकर, कभी कभी धमकाकर भी किया जाता है, और जबरन या बल प्रयोग, कभी कभी क्या किया जाता है, जबरदस्ती मारपीट करके किडनैप कर लिया जाता है, और कभी कभी अपहरण करके, कभी कभी क्या किया जाता है, किसी को किडनैपिंग कर लिया जाता है, बच्चों को, औरतों को, और उनको बेच दिया जाता है, और कभी कभी धोखे से भी उनको ले जाया जाता है। तो ये सारे तरीके हैं बाल तस्करी या मानव तस्करी के। तो मानव तस्करी के शिकार होने वाले लोग, निम्नलिखित हो सकते हैं। पहले बच्चे हो सकते हैं, लड़के व लड़कियां हो सकती हैं, और ज्यादा पैसा कमाने की ललक रखने वाले लोग हो सकते हैं जो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा ले, तो इस लोभ से भी कभी कभी इसमें फंस जाते हैं। शहर की चमक दमक से प्रभावित लोग, और कुछ लोग शहरों का बहुत ज्यादा मोह हो जाता है कि वहाँ बहुत पैसा है, बहुत सुविधाएं हैं, तो उसमें भी वे फंस जाते हैं। या फिर अज्ञानी लोग जो जागरूक नहीं हैं, वैसे लोग भी इसमें फंस जाते हैं। और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले जो गरीब परिवार है वो भी इसके चंगुल में आसानी से फंस जाते हैं। मानव तस्करी से बचने के निम्न तरीके हैं। हमेशा सतर्क रहें,
हमेशा सतर्क रहना चाहिए। किसी के कुछ कहने पर उनकी बात को आंख मूंद कर नहीं मान लेना चाहिए। किसी अपरिचित या अथवा अपरिचित परिचित जो भी हो उसके बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। किसी अपरिचित को अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर व निजी जानकारी कभी नहीं देना चाहिए और किसी के बहकावे व प्रलोभन की जानकारी तुरंत अपने माता पिता को देना चाहिए कि आपको किसी ने इस तरह का लालच दिया है। कोई भी काम करें अपने माता पिता को उसमें जरूर शामिल करें, क्योंकि वही आपका अच्छा बुरा समझ सकते हैं। अपने अभिभावक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति या संस्था का मोबाइल नंबर आपके पास अवश्य रखें। तो जो आपके भरोसे के हैं वैसे लोग या फिर माता पिता, अभिभावक का फोन नंबर अपने पास हमेशा रखें या फिर आपको याद रखना चाहिए। और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस से सहयोग ले। तो यदि कभी आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं तो हमेशा पुलिस की मदद लेने का प्रयास करें, चाहे आप कहीं भी हों। मानव तस्करी को रोकने के लिए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के तहत सभी प्रकार के मानव तस्करी को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो मानव तस्करी को रोकने के लिए एक अधिनियम पारित हुआ 1856 ईस्वी में, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। तो इसके तहत क्या किया गया? मानव तस्करी को एक अपराध घोषित किया गया और इस कानून की धारा 5 के अनुसार यह एक दंडनीय अपराध है। तो इसमें कुछ कानूनी प्रावधान है जो निम्नलिखित हैं। तो पहला क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो मानव तस्करी करता है, ठीक है, चाहे कोई भी व्यक्ति यदि किसी को इस तरह से बहला फुसला कर, लोभ देकर या फिर किडनैपिंग करके ले जाता है तो उसे पहली बार दोषी ठहराया गया है तो उसे कम से कम 7 साल का सश्रम कारावास का सजा मिल सकता है। उसको जेल की सजा हो सकती है 7 साल की और दूसरे एवं अगले की स्थिति में आजीवन कारावास की सजा। जब वो पहली बार पकड़ाएगा तो उसको 7 साल का सजा मिलेगा, जेल की सजा, लेकिन यदि वो दूसरी बार या फिर उससे आगे पकड़ाता है तो उसको आजीवन कारावास होगा। आजीवन मतलब पूरे जीवन। अब है कोई भी व्यक्ति जो मानव तस्करी करने का प्रयास करता है या किसी दूसरे को इस कार्य में मदद करता है तो यह मान लिया जाएगा कि उसने यह अपराध किया है तथा वह सजा का अपराध है। मतलब वो यदि किडनैपिंग करता है, मानव तस्करी करता है तो वो अपराधी है, लेकिन यदि उसकी कोई मदद करता है और वो पकड़ा जाता है तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो मानव तस्कर को मिलता है। तो झारखंड में मानव तस्करी को रोकने के लिए झारखंड पुलिस की एक विशेष इकाई है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट। तो राज्य के 8 जिलों में काम कर रही है। वो काम कर रही है खूंटी में, दुमका में, सिमडेगा, गुमला, रांची, चाईबासा, लोहरदगा एवं पलामू में। ASTU के नाम से ये कार्यरत है, एंटी ह्यूमन ट्रैकिंग यूनिट। देखिए यहाँ कुछ फोन नंबर्स हैं, इसको आपको नोट कर लेना चाहिए और इस पर यदि कभी ऐसी परिस्थिति हो तो इससे आपको हेल्प भी मिल सकती है। देखिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, चाइल्ड लाइन इंडिया है, ये नंबर है और ये किसका नंबर है दिया, मिसिंग चाइल्ड हेल्पलाइन। उसके बाद झारखंड CID एंड DSS नंबर, झारखंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये जितने भी नंबर, ओलमैन हेल्पलाइन नंबर है, ये ई रहत है। तो ये सारे आप जानकारी रखिए और अपने परिजनों को भी इसकी जानकारी दीजिए जिससे कि कभी आवश्यकता पड़ने पर वो भी इसकी मदद ले सकें। अब है बाल श्रम। बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, ये आप जानते हैं। वे हमेशा खुशी, मस्ती और मासूमियत आशा जगाने का प्रयास करने वाले समझे जाते हैं, क्योंकि बच्चों को जब देखा जाता है उनकी जो मासूमियत है उसको देखकर लोग खुश हो जाते हैं और वे आशा जगाने वाले होते हैं। वे हमेशा खुश और खुश मिजाज और मस्त रहने वाले होते हैं। तो किसी देश के भविष्य का निर्धारण उस देश में जो बच्चे हैं, बच्चों और महिलाओं के साथ होने वाले व्यवहार के आधार पर होता है कि किसी देश में बच्चों और महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, उसके अनुसार उस देश के बारे में आंका जा सकता है। लेकिन
खनन, कृषि, माता पिता के व्यापार में मदद, अपना स्वयं का लघु व्यवसाय जैसे खाने पीने की चीजें बेचना या फिर छोटे मोटे काम हो सकते हैं में कम काम में लगे बच्चों को देखा जा सकता है। तो हम अपने आसपास भी ऐसा देखते हैं कि कई बार बच्चे अपने माता पिता के काम में मदद कर रहे हैं, किसी व्यवसाय में, या फिर अपना कोई छोटा सा गुंटी चला रहे हैं, या फिर ठेले पर काम कर रहे हैं, या फिर कृषि में, या फिर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे पर्यटन के गाइड के रूप में भी काम करते हैं। जो पर्यटन स्थल है वहां भी बच्चे क्या करते हैं, गाइड के रूप में काम करते हैं। और कभी कभी उनको दुकानों में या फिर होटल में भी काम पर लगाया जाता है, ऐसा आपने देखा होगा। और कुछ लोग बच्चे से बलपूर्वक बक्से को बनाना, जूते पॉलिश, स्टोर के जो सामान है उसको अच्छे से रखना, साफ सफाई या फिर इसी तरह के मेहनत वाले काम कराते हैं। कभी कभी मजबूरी में भी बच्चे करते हैं और कभी कभी उनको जोर जबरदस्ती भी कराया जाता है। तो ये सभी काम बच्चे से सभी प्रकार के मौसम में लिया जाता है तथा उन्हें न्यूनतम और उनको बड़े के समान वेतन भी नहीं मिलता। काम उतना ही लिया जाता है लेकिन वेतन भी नहीं मिलता। तो ये सारी चीज क्या है, बाल मजदूरी है। यूनिसेफ के अनुसार दुनिया में 2 से 7 साल के लगभग 2.5 करोड़ बच्चे बाल श्रम में लिप्त हैं। तो दुनिया में लगभग 2.5 करोड़ क्या है, बच्चे बाल श्रमिक हैं, जबकि इसमें घरेलू श्रम शामिल नहीं है। ये सिर्फ हिसाब है फैक्ट्रियों या फिर होटल वगैरह में काम करने वाले बच्चों का। कभी कभी घरेलू श्रम में भी बच्चों को लगाया जाता है, घरेलू कामों में भी। तो इनके काम को बाल श्रम कहा जाता है। तो जो छोटे बच्चे हैं 2 से 17 साल के उम्र के, तो इससे जो काम लिया जाता है ये बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। तो बाल श्रम की घटना वैश्विक है, तो ये पूरे वर्ल्ड में है ऐसी घटनाएं। तो भारत में यह मुद्दा बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि भारत में बच्चे पुराने समय से ही अपने माता पिता के साथ खेतों में या फिर दूसरे किसी कार्य में करते आए हैं। तो यहाँ बंधुआ मजदूर की भी घटना होती है भारत में। तो बंधुआ मजदूर जो होते हैं वे बाल श्रम से ही संबंधित होते हैं। और जो शोषण का जो सबसे सामान्य रूप है क्या है, बंधुआ मजदूर में क्या होता है, हो सकता है उनके पिता ने कोई कर्ज लिया हो किसी से और उसको चुकाने के लिए उनको उनके घर में काम करना पड़ रहा। फिर जब उनका पिता वो पैसे नहीं चुका पाते हैं तो उनके बदले उनका बच्चे को काम करना पड़ता है। तो इस तरह से वो बंधे हुए काम करते हैं किसी के घर में। तो ये भी क्या है, एक तरह का मजदूरी हो जाता, बच्चों का बाल मजदूरी जैसा। तो बाल श्रम के अंतर्गत बंधुआ मजदूर का अर्थ माता पिता द्वारा अत्यधिक ब्याज की दरों की अदायगी के कारण होता है। और कर्ज के भुगतान के लिए क्या करते हैं, बच्चों को भी मजदूर के रूप में कार्य करने पर मजबूर होना पड़ता है जिनसे उनके पिता ने कर्ज लिया है। तो बाल श्रम के कुछ कारण है, जैसे अत्यधिक जनसंख्या, भारत में बहुत ज्यादा जनसंख्या है जिसके कारण क्या है, गरीबी भी बहुत ज्यादा है। और अशिक्षा के कारण भी लोग क्या होते हैं, बाल मजदूरी कराते हैं और बच्चे भी उसमें जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तीसरा है गरीबी, और गरीबी के कारण भी लोग अपने बच्चों को अच्छा से परवरिश नहीं कर पाते, उनको खिला पिला पाए इतना भी उनके पास पैसा नहीं हो पाता, जिसके कारण वे अपने बच्चों को कहीं फैक्ट्री में, किसी होटल में काम पर लगा देते हैं। तो इन सारे कारणों से बाल श्रम बढ़ रहा है। तो बाल श्रम कानून है, इसको रोकने के लिए कानून बनाया गया है, बाल श्रम कानून। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत में बाल श्रम की समस्या एक चिंता का विषय है। तो इसके निवारण के लिए सरकार की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो संविधान के निर्माताओं ने भी बाल श्रम की समस्या से अवगत थे, वे भी जानते थे किस तरह से बच्चों से काम कराया जाता है। अतः उन्होंने संविधान में इससे संबंधित प्रावधान दिए हैं। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे मजदूरी कराना क्या है, दंडनीय अपराध है।
14 वर्ष से नीचे या 14 वर्ष या 14 वर्ष से नीचे किसी बच्चे को यदि कोई मजदूरी कराता है तो वो कानून के दृष्टि में अपराधी है। तो अनुच्छेद 21 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 से 14 साल के बच्चे एवं बच्चियों के लिए मुफ्त शिक्षा हेतु सभी आधारभूत संरचनाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराएगा। तो सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या होता है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है और उनको बाकी भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे MDM किट वगैरह मिलना, साइकिल मिलना। तो ये सारे श्रम, जो बाल श्रम है, उसको रोकने के लिए काफी कुछ उपाय किए गए हैं। सन 1986 में भारत सरकार के द्वारा बाल श्रम को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया। तो यह कानून बाल श्रम अधिनियम निषेध एवं नियमन 1986 के नाम से जाना जाता है। तो इस कानून के भी कुछ प्रावधान है, जैसे पहला है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं बच्चियों से होटल, कारखाना, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, दुकान, खादान आदि जगहों से मजदूरी करवाना क्या है, दंडनीय अपराध है। खतरनाक उद्योग जैसे बीड़ी हुआ, कालीन उद्योग, सीमेंट उद्योग, माचिस उद्योग, साबुन उद्योग, चमड़ा, भवन निर्माण उद्योग, तो ऐसे जगहों जहां पर बच्चों को खतरा हो सकता है, वैसे उद्योगों में भी बाल मजदूरी क्या है, निषेध माना जाता है, क्योंकि इसमें केमिकल का उपयोग होता है और बहुत सारा खतरा है। तो इस कारण से ऐसे जगहों में बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता है। और तीसरा है प्रावधान कि कोई भी व्यक्ति बाल मजदूरी करवाता है, यदि उसका यह अपराध प्रथम बार सिद्ध हो जाता है, पहली बार वो पकड़ा जाता है बाल मजदूरी कराते हुए, तो उसे 3 महीने से लेकर 1 वर्ष तक की सजा या फिर 20,000 रुपए का जुर्माना या दोनों भी हो सकता है उसके अपराध के अनुसार। यदि वह इसकी पुनरावृत्ति करता है, फिर दूसरी बार भी यही गलती करता है और पकड़ा जाता है, तो उसे 6 महीने से 2 साल की सजा हो सकती है। तो इस तरह से बाल मजदूरी के रोकने के लिए भी काफी कानून बने हैं, जिसके द्वारा कुछ हद तक बाल मजदूरी को रोका जा सकता है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह भी समाप्त नहीं हुआ है। तो हमारे देश में इसका बड़ा कारण है गरीबी, अशिक्षा। तो इन कारणों से क्या है कि बाल मजदूरी अभी भी वर्तमान में भी बना हुआ है। तो इसको दूर किया जा सकता है हमारी अर्थव्यवस्था को सही करके, शिक्षा में वृद्धि करके, जागरूकता लाकर इसको कम किया जा सकता है। तो आप यदि अपने आसपास ऐसे बच्चों को मजदूरी करते हुए देखते हैं, तो इसके खिलाफ आप पुलिस में कंप्लेन भी कर सकते हैं और जो उसको काम कराता है उसको सजा भी मिलेगी। अब देखिए, जानने योग्य कुछ शब्द हैं। बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर, दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट, कानून, लॉ, नशाखोरी, ड्रग एडिक्शन। तो ये समझ गए। तो इसमें आपने बाल विवाह समझा, नशाखोरी समझा, मानव तस्करी समझा और बाल श्रम समझा। हमने 4 टॉपिक पर विशेष इसमें पढ़ा और ये सारी चीजों में किस तरह से रोका जा सकता है, इसके क्या प्रावधान है, सभी चीजें आपने जाना। और सिर्फ जान लेना ही काफी नहीं है, आप इसे समझिए और इसका उपयोग अपने जीवन में कीजिए और लोगों को भी इससे जागरूक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको बार बार पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना। थैंक यू।